4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। अवैध जी आपका। ये कांग्रेस वाले लोग फालतू में इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। चुनाव आयोग सही कहता है कि हम ईमानदारी से देश में चुनाव करा रहे हैं। देखिए, इंडिया टुडे के पत्रकार गए आज बेंगलोर में, मकान नंबर 35 पर पहुंचे और केवल उस छोटे से मकान में सिर्फ 80 वोटर थे। मकान जो था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का था। आप बताइए कि केवल 80 लोग नहीं रह सकते छोटे से मकान में, और बीजेपी का वर्कर का हो गया तो क्या समस्या है? ये कांग्रेस इतना हल्ला गुल्ला मचा रही है। चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर फॉर्म एफिडेविट पे साइन करके दीजिए, वरना लगेगा आप झूठ बोल रहे हैं और देश से माफी मांगिए। अब इस ईमानदार चुनाव आयोग का क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि मैं अहिंसावादी हूँ, कभी लोगों को भड़काता नहीं हूँ, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि चुनाव आयोग का आप सीन देख लीजिए, पब्लिक ने घसीट घसीट के मारा। मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि कहना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में खराब बात होती है। लेकिन एक मकान में 80 वोट इंडिया टुडे के पत्रकार ने जाके दिखा दिया। बेंगलोर का मकान। तो राहुल गांधी का कहना कि मोदी जी 25 सीटों से सिर्फ प्रधानमंत्री हैं और बेईमानी कहीं ज्यादा हुई है। जो आप कह रहे थे कि 78 सीटें लोकसभा की बेईमानी से जीत गई हैं लगभग। अब इसके अलावा क्या सबूत चाहिए देश को? नहीं, कोई सबूत नहीं चाहिए। अब तो जांच होनी चाहिए। मेरा कहना है कि राहुल गांधी ने तथ्यों से भरपूर प्रेजेंटेशन किया और वो प्रेजेंटेशन अब उन्होंने एनडीए के नेताओं के सामने भी अलग से कर दिया है। जो प्रेजेंटेशन उन्होंने, ये देखिए, राहुल गांधी ने कल जो प्रेजेंटेशन किया था वो कांग्रेस का जो नया दफ्तर है इंदिरा भवन, उसमें किया था। उसके उस मंच का पहली बार राहुल गांधी ने वो इस्तेमाल किया, इंदिरा भवन का सही इस्तेमाल किया और सही इस्तेमाल किया। वो अच्छा उद्घाटन किया उन्होंने। अब उन्होंने कांग्रेस के एनडीए के नेताओं को बुलाया, उसमें करीब 50 इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाया। उसमें 50 छोटे बड़े नेता आए पार्टियों के, और उनके सामने भी उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। तो अब तो बात जो है ना, कुछ की कुछ हो गई है। अब देखिए, सुप्रिया सुले ने क्या बयान दिया है। सुप्रिया सुले ने बयान ये दिया है कि शरद पवार का कहना है, यानी उनके पिताजी जो कि इंडिया गठबंधन के सबसे वरिष्ठ और नेता हैं, सबसे बड़े कुशल रणनीतिकार हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी के इस प्रेजेंटेशन को सारे जनता के सामने सब जगह दिखाया जाना चाहिए, कार्यकर्ताओं के सामने दिखाया जाना चाहिए, आम लोगों के सामने दिखाया जाना चाहिए। धीरे धीरे करके मैं ये मानता हूं कि मीडिया स्पेस कितना भी सरकार ने कैप्चर कर लिया हो, लेकिन जीती मक्खी नहीं निगली जाती। आप कितने भी कंजूस हो, आप जीती मक्खी नहीं निगल सकते। आपको उसमें से निकाल के अलग डालनी ही पड़ेगी मक्खी, तब आप दूध पी पाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि वो मीडिया के कुछ ना कुछ लोग जो हैं इस चीज को पकड़ेंगे। जैसे आपने अभी इंडिया टुडे का जिक्र किया, चीज को पकड़ेंगे, फिर सोशल मीडिया पे बहुत बड़े पैमाने पे सामने आ जाएगी। देखिए, राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन किया, सब लोगों ने उसको पहले पन्ने पे छापा। कम से कम मैंने कोई ऐसा अखबार नहीं देखा जिसने राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन को पहले पन्ने पे न छापा हो। भास्कर ने तो उस प्रेजेंटेशन की लीड बनाई, और प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया था कि मुझे कितना भी व्यक्तिगत नुकसान हो जाए, मैं किसानों और मछुआरों और पशुपालकों का साथ नहीं छोड़ूंगा, है, उसको भास्कर ने बहुत छोटी खबर के तौर पे छापा, ऊपर छाप बहुत छोटी सी पतली सी खबर के तौर पे छापा। और राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन किया था उसी को बड़े पैमाने पे उसने बहुत बड़ी लीड बनाया। और भास्कर हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार है, करोड़ों में लोग पढ़ते हैं उसको। मेरे ख्याल से भास्कर को कम से कम 5 से 10 करोड़ लोग के बीच में लोग उसको पढ़ते होंगे हिंदी क्षेत्र में, इतने संस्करण निकलते हैं वगैरह। तो मेरा कहना यह है कि ये बात तो अब दूर दूर तक फैलेगी। ये एक चिंगारी है जो जंगल में आग लगा देगी। ये एक चिंगारी है जो जंगल में आग लगा देगी। धीरे धीरे करके ये आग बढ़ती ही चली जाएगी। और देखिए, अब राहुल गांधी ने एक पोस्ट की है, उस पोस्ट को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। इससे भी पता लगेगा कि अब दरअसल बात कहां से कहां पहुंच रही है। राहुल गांधी ने पोस्ट की है, उसमें 5 बातें हैं। पहली बात यह है कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, चुनाव आयोग क्या छिपा रहा है। पहली बात यह है, फिर से दोहराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्या छिपा रहा है। नंबर 2, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों मिटाए जा रहे हैं, किसके कहने पे मिटाए जा रहे हैं। नंबर 3, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है, क्यों की गई है गड़बड़ी। ये 5 सवाल हैं।
नंबर 4, विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों हो रहा है? 5वां, साफ साफ बताओ, क्या ईसीआई या बीजेपी का एजेंट बन चुका है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का एजेंट बन चुका है? अच्छा, अब ये जो 5 बातें कही गई हैं, मुझे नहीं पता कि चुनाव आयोग इन बातों को किस तरीके से लेगा। दरअसल ये सब बातें अब चुनाव आयोग को संबोधित भी नहीं है, ये बातें देश की जनता को संबोधित है। अब विपक्ष पूरी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहा है कि वो जनता की अदालत लगाना चाहता है। जनता की अदालत लगाने के लिए जनता के सामने बात रखनी पड़ती है, मुकदमा पेश करना पड़ता है ना अपना। बिल्कुल सीधे सीधे लोकतंत्र जो है वो उसमें ये है कि विपक्ष अपना मुकदमा जनता के सामने पेश करता है, जनता अपनी अदालत में फिर फैसला देती है। ये स्थिति बनती जा रही है। जहां तक चुनाव आयोग को ये कहना है कि अब भाई आप दस्तखत वाला हलफनामा दीजिए, तो राहुल गांधी को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो मानना है कि वो इसके लिए तैयार हैं, तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि ये सारे तथ्य मैंने चुनाव आयोग से ही हासिल किए हैं और मैं चुनाव आयोग को ये तथ्य दोबारा देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पूरी तैयारी कर ली है कांग्रेस ने। मेरे ख्याल से हलफनामे सब तैयार हो गए होंगे। हो सकता है 1-2 दिन में वो चुनाव आयोग को सौंप भी दिए जाएं। न केवल चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे, उन हलफनामों के आधार पर याचिकाएं डाली जाएंगी अदालतों में। देखिए, अब ये मामला यहां रुकने वाला नहीं है। ये अगर ये रुक गया, लोकतंत्र समझो खत्म हो गया। ये मामला रुकेगा नहीं। ये सब बहुत दूर तक बातें जाएंगी, क्योंकि ये तथ्य हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम अंदाजा लगा रहे हैं कि साहब जो वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम, वो हैक होती है। अब चुनाव आयोग चैलेंज फेंक रहा है कि आइए हैक करके दिखाइए। वो जमाना चला गया। अब तो सीधे सीधे जो गड़बड़ियां की गई हैं, किस तरीके से किस तरीके से चुनाव लूटा गया है, इसके सबूत पेश किए गए हैं। वो सबूत चूंकि वोटर लिस्टों पर आधारित हैं, इसलिए इसमें चुनाव आयोग की सहभागिता, चुनाव आयोग की कॉम्प्लिसिटी, उसकी सह अपराधिता गारंटी शुदा है ही, बिना उसके हो ही नहीं सकती। इसलिए और राहुल गांधी जानते हैं कि उन्हें पूरे विपक्ष की मदद चाहिए इस काम को करने के लिए, इसलिए उन्होंने फौरन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज उन्होंने देखिए विपक्ष की मीटिंग बुला के उसके सामने प्रेजेंटेशन कर दिया वही पूरा। अबे जी, ये बड़ी समस्या है कि लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि भैया हर जगह इनका कब्जा है। तो लोगों के ये तो आता है कि भैया अब इससे ज्यादा बड़े सबूत क्या चाहिए लोकतंत्र पे, इससे बड़ा हमला और क्या हो सकता है। पूरे देश की अस्मिता खतरे में है। मैं दुनिया के कई बड़े अखबार देख रहा था, ये पूरी दुनिया भर में खबर छपी है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया इतनी बाधित हो गई है, चुनाव में प्रक्रिया में इतनी दूषित हो गई है कि एक घर में 80-80 वोटर, छोटे से मकान में 80-80 वोटर हैं और मकान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का पूरी दुनिया भर में छप रही है। यानी पूरी दुनिया में ये मैसेज चला गया कि हमने जो मैंडेट हासिल किया इस सरकार ने, पूर्ण बहुमत तो तब भी नहीं था, लेकिन कुछ सीटें कम रह गई, वो भी बेईमानी का था। वो भी चिन्हित किया गया कि ये 30, 40, 50 सीटें जीतनी है और वहां पे वो प्रबंधित, मैं उसको शिष्ट भाषा में कहता हूं, ये प्रबंधित मैंडेट जनादेश है। यानी एक ऐसा जनादेश है जिसको चतुराई के साथ विभिन्न युक्तियों से प्रबंधित किया गया, मैनेज किया गया है उस जनादेश को। अच्छा, मोदी जी का मैनेजमेंट तो ये था कि उन्हें पूरा मिलना चाहिए था, 350 से ऊपर जाना चाहिए था। तो जब आप याद कीजिए उस दिन जब मोदी जी प्रकट हो रहे हैं भाजपा दफ्तर में जीत का जलसा मनाने के लिए, तो उस वक्त उनके चेहरे पे जो खिसियाहट भरी हंसी थी, वो इस बात का सबूत थी कि वो इस बात से घबराए हुए, चौंके हुए थे कि उनका प्रबंधन गड़बड़ा क्यों गया। भाई, उनके प्रबंधन के मुताबिक उनको 350 मिलनी चाहिए थी। हाँ, इतनी सीटें मैनेज की होंगी, इसका मतलब और ज्यादा नीचे होती। सब तय था। अब ये तो प्रबंधन ठीक नहीं, गड़बड़ हो गया प्रबंधन। तो वोटों को बढ़ाने के जरिए जो प्रबंधन था, उसका अब मोदी जी ने निष्कर्ष ये निकाला है कि वो फूल प्रूफ नहीं है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है। अब वोटों को काटने के जरिए प्रबंधन की कवायद की जा रही है, बिहार में SIR के तौर पर। तो ये सब हो रहा है। अब देखिए ना, भूपेंद्र यादव ने कहा है कि राहुल गांधी ने तैयारी करके झूठ बोला है। ये भाजपा इस बात को अच्छी तरह समझती है कि तैयारी करके जो है ना, वो तैयारी करके मोदी जी की तरह नहीं है ना कि बिना तैयारी के कुछ भी बोल दें। तो वो तैयारी करके ही बोलेंगे जो बोलेंगे। वहां तो मोदी जी कुछ भी बोल देते हैं बिना तैयारी के भी।
तो वो सत्य हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब और क्या सबूत चाहिए? सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान का रक्षक है, वो देखता है, अब इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए? स्वतः संज्ञान लेकर, और मेरा तो मानना यह है कि रोज एक सुनवाई होनी चाहिए, 2 महीने में फैसला होना चाहिए, क्योंकि ये आपने कल भी ये बात कही थी, मैं कल भी आपकी इस बात का समर्थक था, मैं आज भी आपकी इस बात का समर्थक हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, मैं फिर कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की टोकरी में लोकतंत्र के सारे अंडे नहीं रखे जा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ये रेडिकल एक फैसला दे दे, चुनाव आयोग को पलट दे सुप्रीम कोर्ट, और देश में लोकतंत्र की बल्ले बल्ले हो जाए, मोदी जी कहीं कोने में छुपे हुए दिखाई पड़े, सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके उनके पीछे दौड़ पड़े, ये सब कल्पनाएं करनी हम लोगों को बंद कर देनी चाहिए। जुडिशरी की, न्यायपालिका की, मैं किसी के ऊपर कोई शक नहीं कर रहा हूं, किसी के इरादे पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। उसकी सीमाएं ये हैं कि वो जितना वो कर रही है इससे ज्यादा नहीं कर सकती। आप देखिए, इससे ज्यादा करने की अगर हम अपेक्षा करेंगे तो हम लोगों को निराशा होगी। फिर वही बात, जैसे आपने कहा ना, लोगों को लगता है कि इनका सब जगह कब्जा है, तो कब्जे में न्यायपालिका भी आती है, कब्जे के दायरे में न्यायपालिका भी आती है, कब्जे के दायरे में मीडिया भी आता है। बहुत सी चीजें, बहुत सी संस्थाएं जो हैं, इन्होंने कैप्चर कर ली हैं, और उस कैप्चर में कुछ लोग उस कैप्चर को नहीं मानते हैं, तो इनकी बात नहीं मानते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे इनका कब्जा बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, ये जो खुलासा हुआ है, सरकार की भूमिका उसमें है ना। मैं वो कह रहा हूँ, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे, एक विपक्ष का नेता होगा और एक मोदी जी का मंत्री होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो निकाल दिया ना, इसीलिए निकाल दिया। अब तो सवाल खड़ा हो रहा है, बिल्कुल निकाल दिया। तो ये परपार्टी जो है, ये परपार्टी इस देश के लिए कितनी खतरनाक है? आपको दिख ही रहा है कितनी खतरनाक है भाई। इसी तरीके से तो ये नियुक्त हुए हैं ज्ञानेश कुमार जी हैं। एक हमारे एक मित्र हैं, विशेषज्ञ बुजुर्गवार हैं, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, उन्होंने बड़ा डेटा वर्क किया है इलेक्शन के ऊपर। तो इन्होंने इनके लिए, ज्ञानेश कुमार जी के लिए कहा है कि मोदी जी ने एक ऐसा दैत्य नियुक्त किया है जिसकी भूख वोट खाने से दूर होती है। जब तक वो बहुत सारे वोट रोज ना खा ले तब तक उसका पेट नहीं भरता, और उस दैत्य का नाम है ज्ञानेश कुमार। ये उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपने एक लेख। बाप रे बाप।